अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ गजल अशरफ। मैं हूँ हसैन लियाकत। ख़वातीन हज़रात, आज ना गज़ल मेरी तरफ देख रही है ना मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ। गज़ल को हुआ है इन्फेक्शन, बल्कि वायरल हुआ है और इनको इस वक्त नज़ला ज़ुकाम है और मुझे इस वक्त आंखों का वायरल हल्का हल्का है। तो हम एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे कि अपना वायरल अपने तक ही रहे, दूसरे तक ट्रांसफ़र ना हो। ख़वातीन हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आज की सुबह की सोच अच्छी गुजरेगी हमारे साथ। और हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं अपनी सोशल स्टोरीज से। कौमी एथलीट अरशद नदीम आज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मद्दे मुकाबला आएंगे और टोक्यो में जेवलिन थ्रो क्वालिफिकेशन राउंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:45 पर शुरू होगा। जेवलिन थ्रो मुकाबले का फाइनल 18 सितंबर को खेला जाएगा। अरशद नदीम ने अपनी कामयाबी के लिए जाने वालों से दुआ की अपील भी की। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में दुनिया भर के मायनाज जेवलिन थ्रो खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जिनमें भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा भी शामिल हैं। इस बात का कभी इम्कान है कि एक बार फिर दोनों हमसाया ममालिक के खिलाड़ी आमने सामने होंगे, जो शायकीन के लिए एक यादगार लम्हा बन सकता है। अरशद नदीम ने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की थी और पाकिस्तान के पहले एथलीट हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 90 मीटर की हद के करीब फेंकने की सलाहियत दिखाई। वाज़ेह रहे कि अरशद नदीम ने रवां साल जुलाई में पिंडली की इंजरी के बाद सर्जरी करवाई थी, जिसकी वजह से वो डायमंड लीग के मुकाबलों से दस्तबरदार हुए थे। ताहम अब वो मुकम्मल फिट हैं और मेडिकल टीम ने उन्हें फिटनेस की क्लीन चिट दे दी है और हमारी दुआएं हैं कि अरशद नदीम जाएं और एक बार फिर पाकिस्तान का सबसे लारी परचम बुलंद करें। बिल्कुल, क्योंकि अब ये बड़ा और आलमी मुकाबला है जिसमें आपको पता है कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मद्दे मुकाबले आएंगे। उसमें अरशद नदीम साहब भी हैं और हमारी वही बात है कि विश है कि इस मुकाबले में भी जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन करें, जैसे कि उन्होंने पहले किया था। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं कि इंसानी स्मगलिंग के नए हथकंडों से अब पर्देफाश होने लग गए हैं, क्योंकि वफाकी तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स ने ज़मीनी रास्तों पर सख्ती के बाद आप ये कहें कि जाली जो फेक फुटबॉल टीम होती है उसको बनाकर उन अफराद के ऊपर मुश्तमिल बनाकर वो टीम बैरून मुल्क भिजवाना शुरू कर दी। और इस स्कैंडल में 22 अफराद पर मुश्तमिल जाली टीम सियालकोट एयरपोर्ट से जापान पहुंची, मगर वहां जाली दस्तावेजात पकड़े जाने पर तमाम अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया। और FIA हुकाम के मुताबिक वाक़े में मुलव्वस मरकजी मुल्ज़िम मलिक वकास को गिरफ्तार किया गया है और मुल्ज़िम ने टीम के हर रुकन से 40 लाख रुपए वसूल किए हुए हैं, जबकि फुटबॉल फेडरेशन जाली रजिस्ट्रेशन और वजारत खारजा के जाली कागजात तैयार किए गए थे और टीम के खिलाड़ियों को इस तरह की आप ये कई इंस्ट्रक्शंस दी गई थी या उनकी तरबियत की गई थी कि वो असल फुटबॉल टीम का तासुर दें और जापान में वो जाली मैचेस शेड्यूल जाहिर करें। और FIA ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का भी आगाज़ कर दिया है। लेकिन गिरफ्तार मुल्जिम ने यह भी इंकशाफ किया है कि उसने जनवरी 2024 में भी 17 अफराद को जाली फुटबॉल टीम के नाम पर जापान भेजा था। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। ख़वातीन और ज़ात, दुनिया जो सोचती नहीं है वो पाकिस्तानी करते हैं और किस तरह से आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, या फिर इसको इन अदर वर्ड कहेंगे कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद जापान जो आपकी रियल टीम होगी फुटबॉल की उसको भी वीज़ा देते हुए 100 दफ़ा सोचेगा कि ये इस तरह के काम करते हैं। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इससे फिर इनको ये भी नहीं पता कि इसका नतीजा क्या है। आप गिरफ्तार हो गए, आप मुल्क बदर हो सकते हैं, लंबी आपको कैद हो सकती है। अगर कानूनी सजाओं की बात की जाए तो आप आगे की भी सोचा करें। आप इस तरह से जले तो जाते हैं, लेकिन फिर उसके नताइज क्या होंगे वो कोई नहीं जानता। बिल्कुल ऐसे है गज़ल। आगे बढ़ते हैं ख़वातीन वज़ात और अब गज़ा से एक खबर शामिल करते हैं। गज़ा के 31 साला फ़लस्तीनी मोहम्मद अबू दाहा ने 2 साथियों के हमरा जेट स्की के जरिए खतरनाक समंदरी सफ़र करते हुए यूरोप पहुंचने में वो कामयाब हुए हैं। ये सफ़र 1 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित था, जिसमें हज़ारों डॉलर्स, कई नाकाम कोशिशें और गैर मामूली हिम्मत शामिल थी। अबू दाहा इनके साथियों ने इटली के करीब समंदर में ईंधन ख़त्म होने के बाद मदद के लिए कॉल की, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए उन्हें बाहिफाजत साहिल तक पहुंचाया गया। अबू दाहा ने बताया कि उन्होंने जेट स्की लीबिया से ख़रीदी और GPS, सैटेलाइट फ़ोन और लाइफ जैकेट्स के साथ सफ़र किया। इनके साथ 2 फ़लस्तीनी थे जिनका नाम ज़िया और बासिम बताया जा रहा है। तीनों ने तकरीबन 12 घंटे मुसलसल समंदर में सफ़र किया और ट्यूनिस की कश्ती की जो गश्त करती कश्तियाँ होती हैं, जो वहाँ की फोर्सेस की होती हैं, उनसे ये बचते रहे। और लैम्पेडूसा पहुँचने पर उन्हें इटली से ब्रसल्स और फिर जर्मनी पहुँचाया गया, जहाँ उन्होंने पनाह की दरख्वास्त किया। और अबू दाहा ने उम्मीद जाहिर की है कि वो अपनी बीवी और बच्चों को जर्मनी बुला सकेंगे। उनका ख़ानदान अब भी
खान यूनस की खेमा बस्ती में मुकीम है। एग्जैक्टली है तो ये बहुत ही कटन और आप ये कहें कि मुश्किल सफ़र, ये भी उसी तरह है जिस तरह हमने जापान का सफ़र किया था। बिल्कुल मुश्किल सफ़र के बावजूद वो वहाँ पर गए और अब वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली को भी बुला लूँगा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पुरानी हमने पिछली स्टोरी इससे पहले वाली की उसमें भी कुछ की मिलती जुलती स्टोरी उससे इसी तरह से थी कि वो भी इसी तरह से ज़मीनी रास्ते से जा रहे थे और स्मगलर्स के थ्रू जा रहे थे। लेकिन मैं एक बात ये भी कहूँगी, जो स्मगलर्स होते हैं ना, वो आपको देखें यहाँ पर आपको स्मगलिंग से भेज रहे हैं तो वहाँ पर जाकर क्या गारंटी होती है कि वो आपको वही सब चीज़ें प्रोवाइड करें और फैसिलिटीज़ या जॉब्स दें जो जिनका उन्होंने वादा किया है। लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पर ये जो फ़लस्तीनी भाई की स्टोरी है ये जिस तरह से अब वायरल हो रही है, आपके साथ शेयर करने का मकसद भी यही है कि जिस तरह से वो अपनी फैमिली के हवाले से भी कह रहे थे कि वो भी आ जाएगी। अल्लाह करे कि उनकी फैमिली को एक जो सही रास्ता है, सही तरीका है, उसके ज़रिए पहुँचाया जाए, उनके ख़ानदान को इस तरह का रास्ता इस्तेमाल ना करना पड़े जिस तरह से वो इस्तेमाल करके वहाँ पर पहुँचे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं पंजाब, जहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट ने तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और सियाहत को फ़रोग़ देने की जानिब एक और अहम कदम उठाते हुए हड़प्पा म्यूज़ियम में 4 नई गैलरियों का इफ्तिताह कर दिया है। और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख़याल करते हुए कहा कि हड़प्पा म्यूज़ियम में नई गैलरियों का क़याम वज़ीर आला के इस अज़्म की अमली तस्वीर है कि जिसके तहत पंजाब के तारीखी मकामात को महफूज और फ़ाल बनाया जा रहा है, ताकि तारीखी विरसा सिर्फ हमारा माजी ही नहीं बल्कि हमारी शनाख्त भी है, उसकी भी पहचान हो और इसे महफूज रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि ये गैलरियाँ ना सिर्फ आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़ में मुआवन साबित होंगी बल्कि अगर बात की जाए तालीमी सेक्टर की तो तालीमी साइंसी तहकीक का भी अहम मरकज़ बनेंगी। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा संग मील है जो पंजाब में सकाफती सयाहत के फ़रोग़ की राह हमवार करेगा। और सेक्रेटरी सयाहत डॉक्टर एहसान ने यह कहा है कि विरसे की बहाली से न सिर्फ मकामी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि महकमा आसार कदीमा इस शोबे में आलमी मयार के मुताबिक इक़दाम भी कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे एक बार फिर हमें अप्रिशिएट करना होगा पंजाब गवर्नमेंट को, जो कि अच्छे इक़दाम कर रहे हैं और इनके अच्छे इक़दाम से यकीनी तौर पे पंजाब के लोगों को जहाँ जहाँ पे फ़ायदा होगा हम इस प्लेटफॉर्म से उसके हवाले से बताएंगे भी और उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं बहुत सारी ऐसी कहानी होती है, ऐसी किस्से होते हैं जो कि कभी कभार किसी मूवी में हुए होते हैं लेकिन वो हकीकत बन जाते हैं। 1963 की अगर बात की जाए तो स्टानिस्ला लेम की एक मूवी है द इनविंसिबल, इसको सारों ने देखा होगा। उसमें नैनो बूट्स का तस्वुर पेश किया गया था जो एक झुंड की शक्ल में जिंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। ये महज कहानी थी लेकिन चंद दहाइयों बाद हकीकत में स्मार्ट डेस्क के नाम से एक टेक्नोलॉजी वजूद में आई। इब्तिदा में डारपार के तहकीकी खाके से जन्म लेने वाला ये ख्वाब अब सनतों, माहौलियात और हत्ता के तिब में भी कदम जमा चुका है। ये खुर्दबीनी सेंसर इतने छोटे हो गए हैं कि आंख से दिखाई भी नहीं देते मगर हवा, रोशनी, दर्जा हरारत और आवाज़ सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। कल के नैनो बूट्स जो सिर्फ फिक्शन में मतलब फिल्म में होते तो फिक्शन में होते हैं, आज वो तहकीकाती लेबॉर्ट्रीज में है, कंपनियों में हकीकत का रूप धार चुके हैं और 2032 तक स्मार्ट बूट्स या स्मार्ट डस्ट की इंडस्ट्री $400 बिलियन तक पहुंचने की पेशगोई है। और ये जो नैनोबॉट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल ये है कि क्या ये जादुई नैनोबॉट्स इंसानियत की खिदमत करेंगे या एक नए खतरे का आगाज़ बनेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। एग्जैक्टली ये जो नैनो बोट्स होते हैं ना, ये बेसिकली छोटे छोटे, आप इनको ये कह लें आसान अल्फाज में कि रोबोट्स होते हैं। ये है तो बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन, लेकिन इसके असरात क्या होंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। जो आपने भी एंड में कहा कि ये एक ख़तरे की घंटी है या फिर हम ये कहें कि नई इजादात हैं, क्योंकि मैं देख रही थी माहिरीन अब ये भी कह रहे थे कि अब ये कैंसर के इलाज में भी काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। इसके साथ साथ तभी तो हम देख रहे हैं ये काफ़ी सारी जो तजारती चीज़ें होती हैं या फिर इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फिर मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, इन्वायरमेंटल फील्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जब ये मेडिकल मज़ीद आगे बढ़ती जाएगी और फील्ड में जब मज़ीद इस्तेमाल होंगे तो इनके नुकसानात कितने ज़्यादा होंगे, क्योंकि हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो ख़तरे की घंटी भी बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हाल ही में एक कैनेडियन शहरी के साथ हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया।
34 साला ब्रेंट चैंपियन नामी बाशिंदे की बिनाई आंख में दांत की सर्जरी के जरिए वापस आ गई। इस बात पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आंख में दांत की सर्जरी के जरिए वापस आई है। और ब्रेंट चैंपियन ने 13 साल की उम्र में बिनाई खो दी थी जब उन्होंने इब्यूप्रोफेन दवा इस्तेमाल की थी और वो तकरीबन 20 साल या इससे ज़ायद अरसे तक नाबीना रहे थे। और उस दौरान मुख्तलिफ तरीके आजमाए गए, लेकिन ज़ाहिर है फिर वो जितने भी तरीके आजमाए गए उनको असर नहीं हुआ। बाद में क्या हुआ कि विनकोरो कनाडा में डॉक्टर ग्रेग मेलोनी ने उनकी ओस्टियो, ओडोंटो और केराथ्रोप्रोसेसिस के नाम से जाने वाली एक पेचीदा सर्जरी की। ये सर्जरी आप ये कहें कि 2 अहम मरहलों पर मुश्तमिल थी। दांत लेंस का ये जो जोड़ है, पहले वो गाल के अंदर रखा गया, ये जो चिक्स होते हैं इनके अंदर रखा गया ताकि वहाँ टिश्यू बन सके, और फिर बाद में आंख के सामने बनने वाली सतह की जगह उसको बाद में ले जाया जा सके, और फिर आखिर में इसे आंख में नस्ब किया गया जहां उससे रोशनी आंख के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच सके। फिर सर्जरी के बाद ब्रेंट ने बतदरीज बिनाई हासिल की और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि उनकी नज़र तकरीबन 2030 या फिर 2040 तक पहुंच चुकी है इस वक्त। और जिसके बाद अब मतलब इसका ये है कि वो अब हाथ की हरकत सामने देख सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं और जुज़वी बसारत भी उनको हासिल हो चुकी है। दैट्स वेरी वेरी अमेजिंग। और जब भी आप ये रूट कैनाल की बात करती हैं या फिर कोई दांत निकालने की हम बात करते हैं तो उसमें हमने अक्सर देखा है कि जब कोई लोग दाढ़ निकालते हैं या दांत निकालते हैं तो उनकी बीनाई चली जाती है। सो ये जो दाढ़ है, दांत हैं, ये बड़े कनेक्टेड होते हैं। बाज़ औक़ात ये आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, आपकी आंखों के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक तार हिल गई थी ना, वो खाने से, एक दवा खाने से, वो एक रूट कैनाल करवाने से वापस उनकी बिनाई आ गई। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम शायद ये खबर वापस करें कि उनकी बिनाई 100% वापस आ चुकी है। सो ये जब भी हम अक्सर अपने प्रोग्राम में भी इसी वजह से इन डॉक्टर्स को बुलाते हैं कि आप जब रूट कैनाल करें तो रूट कैनाल आपको किसी अच्छे डॉक्टर से करवानी चाहिए ताकि आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स ना हों। ख़वातीन हज़रात, ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। यहाँ पर वक्त वो चाहता है एक ही कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।